हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिवोटेड फॉर सिविल सर्विसेज। तो जैसा कि मैं उद्देशिका पढ़ा रही थी, उद्देशिका में मैंने वर्ड्स पढ़ा दिए थे। मैंने क्या पढ़ाया था? मैंने सबसे पहले आपको पढ़ाया था संप्रभुता पढ़ाया था, फिर उसके बाद में मैंने समाजवादी पढ़ाया था, फिर उसके बाद में मैंने पद-निरपेक्षता पढ़ाया था, फिर मैंने उसके बाद में जो है लोकतांत्रिक या लोकतंत्रात्मक लोकतंत्र क्या है उसके बारे में बताया था। और उसके आगे मैंने कहा था कि कुछ शब्द हैं जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समता, समानता, बंधुत्व, इनके बारे में मुझे बताना था। तो आज मैं उसमें शुरू कर रही हूँ। न्याय क्या होता है? आपको पता होगा प्रियम्बल में कितने प्रकार के न्याय हैं। इस वीडियो को रोकिए, नीचे जाके कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कितने प्रकार के न्याय हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रियम्बल में। तो हम शुरू करते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन है मतलब उसमें मैं 3 प्रकार के न्याय हैं, अभी मैं आगे बताऊंगी। तो देखिए, उचित और अनुचित के आधार पर निष्पक्ष व्यवहार का होना, यही न्याय कहलाता है। सबसे पहले आपसे कोई एक लाइन में न्याय का मतलब पूछे तो राइट और रॉन्ग के आधार पर आप मतलब निष्पक्ष व्यवहार कर सकें, कि किसी के पक्ष में नहीं बल्कि जो सही है उसके पक्ष में बात कर सकें, इसी को कहते हैं न्याय। प्रस्तावना में देखिए न्याय के 3 आयामों का उल्लेख किया गया है। आप एक ट्रायंगल बना सकते हैं। सबसे ऊपर लिख सकते हैं कि सामाजिक न्याय, फिर लेफ्ट साइड लिख सकते हैं आर्थिक न्याय, राइट साइड लिख सकते हैं राजनीतिक न्याय। देखिए सामाजिक न्याय का मतलब क्या है कि सामाजिक भेदभाव का ना होना, विषमता और शोषण का अंत होना, वंचित वर्गों का समाज की मुख्य धारा में शामिल होना, ये हमारा सामाजिक न्याय। आर्थिक न्याय क्या है? संसाधनों के केंद्रीकरण पर रोक होना, समाज के संसाधनों पर समता मूलक वितरण होना या वितरण मूलक न्याय होना। राजनीतिक न्याय क्या है? राजनीतिक गतिविधियों में सभी की भागीदारी, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। आप बता सकते हैं कि मतदाता दिवस कब होता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो देखिए, यानी हमारा समाज कुछ लोगों को समाज की मुख्य धारा से बहिष्कृत या अलग थलग कर देता है। जैसे आप सभी राष्ट्रवादी हैं, भारत के बारे में बात करते हैं, लेकिन अभी आपसे पूछा जाए कि इसी देश का एक हिस्सा है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम आदि, मतलब पूर्वोत्तर भारत है, ठीक है। वहाँ से जुड़ी हुई घटनाएं कितनी आपको सुनाई देती हैं। हमारे जितने भी राष्ट्रीय चैनल है जो पूरे राष्ट्र के बारे में बताते हैं, राष्ट्र के किस हिस्से पर अपना ध्यान रखते हैं, जिसे हम लुटियन मीडिया कहते हैं, क्या उसे कभी नागालैंड के बारे में, मतलब क्या उसने कभी नागालैंड के बारे में बात किया? क्या उसने कभी ये बताया कि पूर्वोत्तर भारत में ये घटनाएं घटी हैं और हम इनसे कटे हुए हैं? जब समाज का कोई हिस्सा हमसे कटा हुआ है, अगर समाज की मुख्य धारा में उसको जोड़ दिया जाए, यानी उसके साथ कोई भी क्षमता या शोषण ना हो। और आर्थिक संसाधनों का, जैसा कि मैंने क्या बताया कि जो है समान रूप से क्या होना चाहिए, वितरण होना चाहिए, ठीक है ना। ये हमारे न्याय के तहत आता है। दूसरा फिर हमने क्या बताया कि स्वतंत्रता या लिबर्टी क्या होता है। तो देखिए स्वतंत्रता क्या होता है, लिबर्टी कैसे कहते हैं। देखिए स्वतंत्रता के अलग अलग अर्थ होते हैं। एक अर्थ मतलब ये बोला जाता है कि कोई भी रोक टोक ना हो, जैसा कार्य करना चाहें हम कार्य कर लें, यही आज़ादी है। आज़ादी का मतलब अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करना, मतलब हमारे जीवन में कोई बाहर से प्रतिबंध ना डाले, इसे स्वतंत्रता की नकारात्मक परिभाषा कहते हैं। ध्यान रहे, कोई प्रतिबंध मतलब ना डाले, इसे क्या कहेंगे हम? स्वतंत्रता की नकारात्मक परिभाषा कहेंगे। ध्यान रहे, नकारात्मक परिभाषा भी बताऊंगी क्यों। देखिए संकीर्ण अर्थों में कहें कि बाह्य प्रतिबंधों का अभाव जहाँ पर हो, जहाँ व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर सके, मतलब व्यक्ति अपने जीवन में जीवन के तरीकों को जीवन के मतलब तरीके के चयन को लेकर स्वतंत्र हो, यानी खान पान, वेशभूषा, ये सब। व्यक्ति का अपने जीवन जीने के तरीकों के चयन पर अप्रतिबंधित अधिकार होना चाहिए। क्या ऊपर लिखी गई डिफिनेशन जो मैंने अभी आपको मतलब यहाँ पे जो बताई है, ऊपर जो मैंने बोली है अभी डिफिनेशन, कई बार ये देखा जाता है कि व्यक्ति अपने बारे में सही और गलत का फैसला नहीं ले पाता है। मतलब अगर आप बच्चे आग में हाथ डालना चाहें तो क्या वो सही है? बच्चे अगर ऊंचाई से कूदना चाहें तो क्या वो सही है? कभी कभी आपने देखा होगा बड़े बच्चे भी थोड़ा सा ड्रग्स वगैरह लेने लगते हैं, आत्महत्या आवेश में आकर करने की कोशिश करते हैं। कई बार बड़े लोग भी नहीं समझ पाते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। जैसे कई लोग समाज में ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं। ड्रग्स सबसे ज़्यादा मानव शरीर पर मतलब नुकसान पहुंचाते हैं। जब आप सेवन करते हैं तो आप इन दुष्प्रभावों को गंभीरता से नहीं सोच पाते हैं। ऐसे में कोई व्यक्ति आकर आप को मतलब ड्रग्स लेने के लिए रोके तो क्या वह गलत प्रयास करेगा? कोई व्यक्ति अचानक किसी एक घटना से इतना परेशान हो गया, अपने आप पे मतलब अपना नियंत्रण ही खो दिया और सुसाइड करने का निर्णय लेना उसने शुरू कर दिया, तो हो सकता है उसका जीवन में मतलब तो ये गलत है कहने का मतलब, आगे हो सकता है उसका जीवन और बेहतर आना भी बाकी हो, उसे कोई मतलब इंतजार ही नहीं, अपना आत्महत्या की ये सोचने लगा। अचानक एक क्षणिक आवेश में उसने
यह निर्णय लिया कि मुझे अब अपने जीवन का अंत करना है, फांसी तैयार कर ली। मतलब ये कोई तरीका है? क्या आपको नहीं लगता कि कोई व्यक्ति वहां पर आए उस व्यक्ति को आत्महत्या करने से रोके? क्योंकि हो सकता है कि उसके बाद उसके जीवन में उससे ज्यादा बेहतर स्वर्णिम उपलब्धियां इंतजार कर रही हो। एक असफलता आपके स्वर्णिम भविष्य की असफलता का निर्धारण नहीं कर सकती है, ध्यान रहे। विवेकानंद जी का कहना था कि आप अपने जीवन का मूल्यांकन प्रारंभ नहीं अंत के आधार पर करिए। व्यापक अर्थों में स्वतंत्रता आंतरिक प्रतिबंधों का अभाव है, यानी हमारे अंदर की जो कमियां कमजोरियां हैं जो हमको रोकती हैं कुछ अच्छा करने से, उनको खत्म करना। अगर हम सुसाइड करने जा रहे हैं तो हमारे अंदर की जो निराशा अवसाद कुंठा है, जो हमारे अंदर के प्रतिबंध हैं, उन प्रतिबंधों का खत्म होना, इतना क्षमतावान होना कि हम अपने जीवन में बेहतर निर्णय ले सकें, इसको कहते हैं स्वतंत्रता। स्वतंत्रता में हमारे अंदर किसी चीज़ को लेकर भय ना हो, हम जो वाकई करना चाहते हैं वो कर सकें, हम अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, ये हमारे लिए ज़रूरी है। तो इसलिए बाह्य प्रतिबंध नहीं बल्कि आंतरिक प्रतिबंधों का अभाव, ठीक है। और अगर इससे ज़्यादा व्यापक रूप में देखा जाए तो स्वतंत्रता का मतलब है अपनी क्षमताओं की पहचान करना और उनका पूर्ण दोहन करना। इट इज़ कॉल्ड स्वतंत्रता। बात समझ में आई? व्यापक अर्थों में आप थोड़ा समझिए, मैं बता रही हूँ, आप चाहें तो इसे नोट भी कर लीजिए। स्वतंत्रता का आशय ऐसी दशाओं से है जहाँ व्यक्ति अपनी क्षमताओं की पहचान और उनका कुशलतम उपयोग कर सके, जहाँ आंतरिक प्रतिबंधों अर्थात भय भूख अभाव की स्थिति न हो। इस प्रकार स्वतंत्रता व्यक्ति के व्यक्तित्व के रचनात्मक विकास की आवश्यक दशाएं हैं। देखिए, स्वतंत्रता 5 तरीके की हैं। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था या धर्म या फिर उपासना, मतलब और उपासना, ठीक है। तो विचार की स्वतंत्रता का मतलब क्या है आपके लिए? ध्यान रहे, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये ऑप्शन दिए गए और कहा गया इनमें से कौन एक शामिल नहीं है। मैं ऑप्शन दे रही हूँ, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, आर्थिक। इनमें से कौन प्रेम्बल में नहीं है हमारे? तो इसका जवाब होगा आर्थिक स्वतंत्रता, ठीक है। तो विचार की स्वतंत्रता का मतलब क्या है? क्या आप बताएंगे कि हम कोई भी विचार आपके सामने रख सकें? सवाल ये है कि विचारों को रखने की स्वतंत्रता तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति का मतलब हो गया अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना या दूसरों तक सार्वजनिक करना। विचार की स्वतंत्रता व्यक्ति की स्वतंत्रता से कैसे अलग है, ये हमको जानना है। देखिए, माना कि एक शब्द लिखते हैं, तो जैसे टीपू सुल्तान, एक हम शब्द यहाँ लिखते हैं टीपू सुल्तान, ठीक है। कुछ लोगों के दिमाग में विचार आ रहे होंगे कि टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से बड़ी जबरदस्त लड़ाई लड़ी थी, वे बड़े साहसी और वीरवान व्यक्ति थे। टीपू सुल्तान को लेकर हमारा इतिहास गौरव की भावना से भरा है। अभी हाल में कुछ समय से टीपू सुल्तान को बड़ा विवादित बताया गया और कई ऐतिहासिक तथ्य लाए गए। कहा गया कि इन्होंने मंदिर को भी लूटा था। जिन लोगों ने वो सूचना सुनी होगी, उन लोगों के हिसाब से टीपू सुल्तान एक ऐसे शख्स थे जो हिंदुओं के विरोधी थे और मुस्लिम शासन के रूप में देखते थे। टीपू सुल्तान कौन है या उनकी छवि क्या है, हमारे दिमाग में या विचार आया, हमारे दिमाग में जो विचार बन रहा है, ये चीज़ें किस पर निर्भर करती हैं। अगर हमें यह सूचना ना मिले कि वो किसी मंदिर को लूटे होंगे, हमें केवल यह सूचना मिले कि इन्होंने ब्रिटिश सरकार से सौर वीरता के साथ लड़ाई लड़ी, तो हमारे दिमाग में टीपू सुल्तान को लेकर के विचार बनेगा कि वो एक बड़े बहादुर पराक्रमी राष्ट्रवादी व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। और दूसरी तरफ सूचना दे दी जाए कि टीपू सुल्तान ने मंदिरों को लूटा, हिंदुओं के ऊपर मतलब हमला किया, आक्रमण किया। इस तरीके के 3-4 तथ्य आपको दे दिए जाएं तो जो हिंदू लोग हैं वो तुरंत उनके विचार बदल जाएंगे। यानी हमारे जो विचार हैं वे सूचनाओं के द्वारा निर्धारित किए जा रहे हैं। जैसी सूचना आपके दिमाग में डाली जाएगी वैसे ही विचार आपके बन जाएंगे। आज के दौर में जिसे हम पोस्ट ट्रुथ एरा कहते हैं, जहाँ पर सच का अंत हो चुका है, आप अंतर ही नहीं कर पाते हैं कि क्या सही और क्या गलत है। जहाँ फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, मतलब जो यूनिवर्सिटीज़ हो गई, कॉलेज हो गया, के जरिए हम डिप्लोमा लेते हुए अपने ज्ञान और विज्ञान के दायरे का विस्तार कर रहे हैं, जहाँ पर बड़े दायरे में रचनात्मक विचार हमारे अंदर आ रहे हैं। इतिहास को देखने का हमने ही एक अलग नज़रिया डेवलप कर लिया है और ये सब भ्रामक सूचनाओं के आधार पर कर लिया है। तमाम सोशल मीडिया साइट्स पर इतने ज़्यादा फेक न्यूज़ चल रहे हैं कि पढ़े लिखे सेंसिबल लोग भी उसके शिकार बन रहे हैं और उनकी भावनाएं, विचार उसी तरीके से बनते हैं। यानी आपके विचारों की आज़ादी नहीं है जब तक आपके पास प्रामाणिक और प्रासंगिक सूचनाओं तक आपकी पहुंच नहीं
नहीं हो रही है तब तक यह विचारों की स्वतंत्रता नहीं है। यही काम हिटलर ने किया था। हिटलर ने जर्मनी में गोएबल्स के माध्यम से मतलब झूठ को इस तरीके से प्रचारित या प्रसारित किया कि आम जनता उसी तरीके से सोचना शुरू कर देती है। यानी विचारों की स्वतंत्रता इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ सूचनाओं के जरिए हमारे विचारों को मैनिपुलेट किया जा सकता है, जोड़ा तोड़ा जा सकता है। और इसलिए जब यहाँ विचार की स्वतंत्रता बोली जा रही है तो इसका मतलब है प्रामाणिक सूचनाओं तक हमारी पहुँच होना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट। व्हाट इज़ विचार? तो विचार क्या है? व्हाट इज़ थॉट? तो आप क्या कहेंगे कि जो प्रामाणिक सूचनाएं हैं, जो स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन है, मतलब सर्टिफाइड जो इन्फॉर्मेशन है, वो हम तक आना, हम तक उनकी पहुंच होना। अब अभिव्यक्ति का मतलब क्या है? अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना है, सार्वजनिक करना। ये लिखित या मौखिक या सांकेतिक रूप में भी कर सकते हैं। जैसे हमने अपनी कलाई में काली पट्टी बांध दी तो इसका मतलब क्या है कि हम विरोध कर रहे हैं, सांकेतिक है ये। तीसरा विश्वास यानी बिलीव। जब हम विश्वास करते हैं यानी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। अगर आपकी किसी तथ्य या विचार के बारे में कोई एक राय है तो राय रखने का आपको अधिकार है। जैसे मुझे माओवाद अच्छा लग रहा है तो मैं बोलूँगा कि मैं माओवादी हूँ। अब कोई आए और मुझे कहे कि आप माओवादी हैं, माओवादी तो बड़े हिंसक होते हैं, आपको तुरंत जेल में डाला जाएगा, आप नक्सलवादी हैं। माओवाद होना और नक्सलवादी होना दोनों में अलग चीज़ें हैं। मैं माओवाद में विश्वास करता हूँ और मैं हिंसा को बढ़ावा दे रहा हूँ, ये दो अलग अलग बातें हैं। माओवाद में मैं इसलिए विश्वास रख रहा हूँ क्योंकि माओवाद आम जनता के कल्याण की बात करता है। बट अगर मैं बोलूँ कि मैं माओवाद में विश्वास करता हूँ, मुझे लगता है कि माओवाद लोगों को हथियार उठाकर सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए, अब मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन विश्वास किसी चीज़ पर करने से हमें रोका नहीं जा सकता है। चौथा शब्द मैंने क्या बताया? आस्था। क्या होता है? फेथ का मतलब क्या है? किसी धर्म में आपका विश्वास होना। आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, कुछ भी है, या आपके अंतःकरण की स्वतंत्रता है, आप किस धर्म में विश्वास करना चाहते हैं, किस में नहीं रखना चाहते हैं, या आपकी अपनी खुद की आस्था है। पांचवा शब्द मैंने क्या बताया था? उपासना। यानी कैसे हम यहाँ पर पूजा पाठ कर रहे हैं, ईश्वर या किसी अन्य पर्सन या कि मतलब कैसे आराधना कर रहे हैं या किस आधार पर कर रहे हैं। जैसे हिंदू लोग हाथ जोड़ कर खड़े होकर पूजा करते हैं, मुस्लिम लोग बैठ कर हाथों को ऊपर करके मतलब तब उस तरीके से करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए स्वतंत्रता और थोड़ा विधि में क्या डिफरेंस है, मतलब क्या संबंध है, ये कह ले, डिफरेंस तो नहीं, क्या संबंध है देख लेते हैं। देखिए स्वतंत्रता का आशय है कि अगर हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो देखिए अगर हम जो है कोई कार्य कर रहे हैं, इससे हमारे व्यक्तित्व का विकास हो, हमारी क्षमताओं का विकास हो, ये सभी कार्य करने के लिए हम फ्री हैं। लेकिन ये सभी चीज़ें हमारे विरोध में नहीं होनी चाहिए क्योंकि स्वतंत्रता एब्सोल्यूट नहीं है, उसके ऊपर प्रतिबंध लगते हैं। अगर हम कानून की बात करें तो कानून का मतलब ही है कि कानून के द्वारा आप पर प्रतिबंध लगाया जाए, फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट किया जाए, मतलब किया जाता है। कानून कोई बनाया गया कि ये आप कर रहे हैं वो आप नहीं कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते हैं वह प्रतिबंध हो गया। ट्रैफिक रूल जैसे बना हुआ है कि आप ट्रैफिक रूल को क्रॉस करेंगे, रेड लाइट को क्रॉस नहीं करेंगे, इस तरीके का मतलब। तो अगर आप रेड लाइट को क्रॉस करते भी हैं तो आपको जुर्माना देना होगा। अब ये मेरी इच्छा है कि मैं आता जाता रहूँगा, मुझे कोई न रोके न टोके, तो यहाँ पर कानून के द्वारा हमारी स्वतंत्रता बाधित होती है। जो लोग संकीर्ण रूप में स्वतंत्रता का नकारात्मक अर्थ निकालते हैं, बाह्य प्रतिबंधों का अभाव, उनके अनुसार कानून के प्रयोग से हमारी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है, तो कानून को स्वतंत्रता का विरोधी मानते हैं, कानून के द्वारा स्वतंत्रता खत्म कर दी जाती है ऐसा मानते हैं। लेकिन जो लोग ये मानते हैं कि स्वतंत्रता का मतलब उन दशाओं से है जहाँ हमारी क्षमता, व्यक्तित्व का विकास, तो उनके हिसाब से तो मतलब कानून बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कानून नहीं होगा तो समाज में हर कोई अपने अनुसार कार्य करना शुरू कर देगा। मेरी एक प्रॉपर्टी है, कुछ लोग मतलब कुछ दबंग लोग आए और वहाँ छीन कर मुझसे लेकर चले गए, लेकिन मैं कहीं नहीं जा सकता हूँ, किसी पुलिस सेना मतलब किसी के पास नहीं जा सकता क्योंकि कोई कानून ही नहीं है। कानून के अभाव में समाज में अराजकता उत्पन्न हो जाती है। अराजकता की स्थिति में कोई स्वतंत्रता होती ही नहीं है। जब एक दूसरे से लड़ते भिड़ते रहेंगे कोई आज़ाद नहीं होगा, किसी का जीवन खुश और संतुष्ट नहीं होगा। निष्कर्ष मतलब के रूप में कहा जा सकता है कि जहाँ पर कानून होंगे वहीं स्वतंत्रता संरक्षित होगी, लेकिन अगर कानून नहीं होंगे तो स्वतंत्रता खत्म
कर दी जाएगी। लेकिन इसका एक और अर्थ है कि कानून के द्वारा स्वतंत्रता सुरक्षित तो मतलब किया जा सकता है, लेकिन कानून के द्वारा स्वतंत्रता छीनी भी जा सकती है। तो निर्भर ये करेगा कि कानून का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। अगर कानून का इस्तेमाल सही ढंग से हो रहा है तो कानून स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए ज़रूरी है, लेकिन अगर कानून का दुरुपयोग हो रहा है तो उसी कानून के जरिए हमारी आज़ादी को छीना भी जा सकता है, जैसे चीन में। अब मैंने क्या बताया, स्वतंत्रता का आशय कानून के अभाव से नहीं है, बल्कि कानून द्वारा ही स्वतंत्रता का संरक्षण संभव है। यानी कि स्वतंत्रता का आशय कानून के अभाव से नहीं है, बल्कि कानून द्वारा ही स्वतंत्रता का संरक्षण संभव है। कानून के अभाव में अराजकता की स्थिति जहां किसी की स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं है। लेकिन यह भी आवश्यक नहीं है कि सभी प्रकार के कानूनों द्वारा स्वतंत्रता का संरक्षण हो ही। कुछ अवसरों पर कानूनों द्वारा भी स्वतंत्रता का हनन हो सकता है। ठीक है ना। देखिए इसके बाद जो है एक क्वेश्चन है, हम आप लोगों को दे रहे हैं, आप लोग चाहे तो नोट करके या कैसे भी बताइए, मैं बोल रही हूँ। राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्न में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे। पहला, जैसे मैंने कहा कि राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण। दूसरा ऑप्शन, नियंत्रण का अभाव। तीसरा ऑप्शन, इच्छानुसार कुछ भी करने का अवसर। चौथा ऑप्शन, स्वयं को पूर्ण विकसित करने का अवसर। तो आप बताइए स्वतंत्रता में से कौन सा टिक करेंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे समानता क्या होती है, मतलब समानता से आप जो है क्या समझते हैं। देखिए, समानता का समान शब्दों में मतलब है कि समाज में किसी भी प्रकार का विशेषाधिकार ना हो, यानी किसी भी प्रकार का भेदभाव किसी के साथ ना होना, सभी को समान मानना, यही समानता का मतलब है। सभी के साथ समान व्यवहार करना। बट कई बार समाज में ये देखा जाता है कि समाज में अलग अलग लोगों को हम एक जैसी स्थितियों में नहीं देख सकते हैं, या उनके लिए एक जैसे नियम नहीं बना सकते हैं। जैसे अगर हमें एक स्वस्थ या दिव्यांग व्यक्ति के बीच रेस करानी हो, तो ऐसे में यहाँ इक्वल प्लेइंग फील्ड होना जरूरी है। जो मैं बात करूँ यहाँ पे इक्वल प्लेइंग फील्ड है ही नहीं। दिव्यांग जिसके पास एक पैर नहीं है, एक स्वस्थ व्यक्ति जिसके पास दोनों पैर हैं, तो इसका परिणाम तो हम पहले से ही मालूम है कि हमको कौन जीतेगा। अगर आपवादिक परिस्थिति या दुर्लभतम मामलों को छोड़ दिया जाए तो रिजल्ट पता है हम लोगों को कि कौन जीतेगा। ऐसे में क्या इन दोनों के लिए मतलब नियम, रेस के जो नियम कायदे हैं वो एक जैसे होने चाहिए? नहीं, रेस के नियमों का मूल्यांकन इनकी क्षमता के आधार पर होना चाहिए। इसी तरीके से समाज में ये देखा जाता है कि कुछ लोगों को सामाजिक व्यवस्था के कारण समता अधिक मिल जाती है और कुछ लोगों को कम मिल पाती है। जब हम बात करते हैं जातिगत व्यवस्था की, तो हम देखते हैं निचले स्तर पर जो जातियां हैं, जो ऊंचे स्तर पर जातियां हैं, उनमें एक मुख्य मतलब बहुत ह्यूज डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। जैसे जातियां स्पष्ट जातियां कही जाती हैं, उनको अन्य जातियों के द्वारा स्पष्ट नहीं किया जाता था और यह माना जाता था कि ये पॉल्यूटेड यानी प्रदूषित हैं। ऐसी अस्पष्ट जातियों को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। ऐसे अस्पष्ट जातियों को सार्वजनिक जीवन में भागीदारी की अनुमति नहीं थी। अब आज़ाद देश में जब नियम बनाए गए, तो क्या जो नियम ऊंची जातियों के लिए हैं, क्या वही नियम नीची जातियों के लिए भी लागू करना चाहिए? कारण ये है कि जो ऊंची जातियों का शिक्षण संस्थानों में जाने के लिए तो बिल्कुल स्वतंत्र हैं, और सरकार अगर शिक्षण संस्थानों में जाने के लिए सभी को स्वतंत्र कर भी देती है, तो जातिगत भावना है वह निचली जातियों को वहाँ अन्य जातियों के साथ बैठने नहीं देगी। तो एक समस्या यहाँ होगी कि जहाँ पर इस तरीके का जो भेदभाव है वह देखा जा सकता है। तो समाज में जो परंपरागत प्रचलित भेदभाव या असमानता है, उसको दूर करने के लिए कई बार समाज के वंचित तबकों के लिए, समाज कमजोर वर्गों के लिए एक विशेष प्रकार के व्यवहार की जरूरत होती है। इसी विशेष व्यवहार को हम इक्विटी कहते हैं। ध्यान रहे, इक्विटी, समता कहते हैं। सभी लोगों का हिस्सा वहाँ पर होना चाहिए। समानता और समता दो अलग अलग बातें हैं, इनका डिफरेंस थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, पहले हम समानता का मतलब थोड़ा सा बता दें। जो भी बताया है बस इसी को थोड़ा सा ब्रीफ में बता दे रही हूँ। विशेषाधिकारों का अभाव होता है समानता में, इक्वेलिटी में। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इंग्लिश में इक्वेलिटी ही लिखा है, ठीक है। और क्या है समानता में कि, लेकिन हिंदी में समता लिखा है। और क्या है कि सभी के साथ समान व्यवहार और भेदभाव का ना होना, ये समानता है।
समानता का मतलब है सभी के साथ समान व्यवहार, लेकिन समता इस धारणा पर आधारित होती है कि समाज में सभी लोग समान स्थिति में नहीं हैं। अगर समान स्थिति में रहते तो पुरुष भी उसी स्थिति में रहता जिसमें महिलाएं रहती। सभी लोग समान स्थिति में रहते तो एक जैसे नियम बनते। बट पुरुषों की स्थिति सापेक्षिक रूप में समाज में ज़्यादा बेहतर है। ऐसे में महिलाओं को यहाँ अलग तरीके के व्यवहार की आवश्यकता है। ऊपर जैसे देखिए, समानता में क्या है, सभी के साथ समान व्यवहार। समता में क्या है, समाज में सभी की स्थिति एक जैसी नहीं है, अलग अलग स्थिति में रहने वाले लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार करना चाहिए। इसी को कहते हैं सकारात्मक भेदभाव, या इसे कहते हैं आरक्षण। ठीक है, तो प्रस्तावना में जो शब्द है वो है समानता, मतलब सभी के साथ समान व्यवहार। हम एक ऐसे समाज की संकल्पना कर रहे हैं जहाँ पर सभी के लिए एक जैसे कानून की ज़रूरत हो, अलग अलग कानून की ज़रूरत नहीं हो। लेकिन आगे जब हम मूल अधिकार पढ़ेंगे तो देखेंगे कि चूंकि हमारे समाज में कई ऐसे वर्ग हैं जो हाशिए या वंचना से पीड़ित हैं, ऐसे लोगों को वहाँ इक्विटी के आधार पर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की ज़रूरत है। इक्विटी का मतलब का अंश होता है कि वह जो समाज का कमज़ोर वर्ग है, हम उसको उपेक्षित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अभी समाज का एक अंश या हिस्सा है और उसका विकास हो रहा है। समाज का उस विकास में उसका भी एक अंश है, यानी एक उसका भी शेयर या हिस्सा है। तो समता का मतलब है सभी को हिस्सेदारी वहाँ पर देना, जो लोग मतलब पिछड़ रहे हैं उनको भी और जो आगे बढ़ रहे हैं उनको भी। ऐसा ना हो कि समाज के विकास का लाभ कुछ लोगों के हाथों में ही सिमट कर रह जाए। समानता के आयाम क्या हैं? जैसे प्रतिष्ठा की समानता। समाज में कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मैं इस जाति का हूँ, उच्च जाति का हूँ, इतना पैसे वाला हूँ, उतना पैसे वाला हूँ, इसलिए अलग हूँ। सभी लोग भारत के नागरिक हैं, किसी की कोई प्रतिष्ठा अलग से नहीं बनेगी। समाज में किसी की स्थिति, वर्ग, क्षेत्र, आय के आधार पर नहीं बनेगी। सबकी एक पहचान, आप भारत के नागरिक हैं तो सभी लोग क्या हैं, एक जैसे। दूसरा क्या है? अवसर की समानता, यानी कि संसाधन, पद, सेवा तक पहुंच होना, मतलब सभी लोगों के पास अवसर हो। समाज में संसाधन, वस्तु, पद, सेवा, इन तक उन सबकी मतलब पहुंच होनी चाहिए। कोई व्यक्ति कुछ बड़ा करना चाहता है, तो जैसे कोई व्यक्ति पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहता है, कम से कम शिक्षण संस्थानों तक उसकी पहुंच तो होनी चाहिए। अब अगर वहां जाकर वो पढ़ ही नहीं पा रहा है, उसकी अपनी समस्या है, तो ये अलग बात है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को शिक्षण संस्थानों तक पहुंच ही नहीं है तो अवसर की समानता ही नहीं है। अगर गाँव के अंधेरे में कोई व्यक्ति पढ़ाई नहीं कर पा रहा है तो वहाँ संसाधन की कमी है, ठीक है ना, तो ऐसे वो पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। कोई व्यक्ति यदि गाँव में हॉस्पिटल तक पहुँचने की व्यवस्था नहीं है तो उसके पास स्वास्थ्य सेवा ही नहीं है, उसके पास अवसर की समानता ही नहीं है। तो अपने को बेहतर विकास करने की तो मतलब अवसर का मतलब है कि एक्सेस टू रिसोर्सेज, पोस्ट सर्विस ऑफिसेस, ये सब चीज़ें। तो आई होप आप लोगों को समानता समझ में आया होगा। प्रतिष्ठा की समानता, समाज में स्थिति मतलब क्या है, अवसर की समानता, जैसे संसाधन, पद, सेवा तक पहुँच, ये सब चीज़ें। तो इसके बाद हम लोग जो कंटिन्यू करेंगे वो बंधुत्व को कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे समानता हमारी ख़त्म होती है। तो आज हमने क्या पढ़ाया आपको? समानता पढ़ाया। तो ठीक है, इसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं और फिर इसके बाद में थोड़ा सा मेंस बेस्ड टॉपिक देखें। नमस्कार।